अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा हो गया बैलेंस शीट। ठीक है ना? तो हम लोग एचएस फर्स्ट ईयर में किया, पार्टनरशिप में भी किया, बैलेंस शीट जो तो है वो बना दिया हम लोग, जैसे तैसे बना दिया। फिक्स एसेट को ऊपर लिख लिया, करंट एसेट को नीचे लिख लिया, जैसे मन मर्जी है वैसे लिख लिया। बट कंपनी का केस में वैसे नहीं होगा। समझ गया? कंपनी में जैसा फॉर्मेट दिया है एग्जैक्ट वैसे ही फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, वैसे ही सीरियल नंबर में चलना पड़ेगा, ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या कंपोनेंट है? एक तो बैलेंस शीट हो गया, दूसरा हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इतना दिन तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लिखते रहा, अब उसको बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के केस में। और तीसरा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अभी इस चैप्टर में हम लोग ये दो पार्ट कवर करेगा, कैश फ्लो का नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है? ये सब तो एचएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाया ही था। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर बताया ही था। इंटरनल यूजर कौन कौन हो गया? ऑनर, मतलब इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर में कौन कौन, किसको किसको फायदा हो सकता है बैलेंस शीट पीएल से? एक तो ओनर लोग को फायदा हो सकता है, मैनेजर लोग को फायदा हो सकता है। वो लोग रिपोर्ट से पता चल सकता है ना कि बिजनेस का ग्रोथ कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, उसी हिसाब से वो लोग फ्यूचर का प्लानिंग कर सकेगा, है कि नहीं? और एम्प्लॉइज, एक्सटर्नल यूजर में क्यों ना जाता है? क्रेडिटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी, प्रोस्पेक्टिव एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर, रिसर्चर्स, ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है? नेचर देख लेना, ये भी इजी है। रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है? 1 साल के लिए होता है। ट्रू एंड फेयर वैल्यू, एग्जैक्ट जो वैल्यूज होता है, करेक्ट वैल्यूज वही हम लोग को दिखाना पड़ता है। कुछ भी मन में आए वो सब नहीं दिखा सकता। ठीक है ना? समराइज रिपोर्ट बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ठीक है? ये सब थ्योरी थोड़ा पढ़ लेना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 99% केस में ये क्वेश्चन आ सकता है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बार का एग्जाम में 99% चांस है आने का। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक नोटिफिकेशन के थ्रू बोला है कि कंपनीज 3 तरह का डिवाइड कर दिया और बोला है कि सबका अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है? पहला शेड्यूल 3 बनाना पड़ेगा। हैज बीन प्रेस्क्राइब 3 सेट फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 3 क्लास ऑफ कंपनीज अंडर डिवीजन 1। इसका है अंडर डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। तीन कंपनी को, तीन टाइप्स ऑफ कंपनी, तीन कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी अलग अलग सेक्टर में वो लोग को डिवाइड कर दिया, डिवीजन 1, 2, 3। द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रेस्क्राइब्ड अंडर डिवीजन 1, 2 एंड 3 आर डिफरेंट। सबका अलग अलग थोड़ा डिफरेंट है, सेम है बट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है? Division 2 is applicable for the preparation of balance sheet and statement of profit and loss for companies whose financial statement are required to be drawn up in compliance with the Companies Rule 2015। ये Companies Act है, Companies Rules 2015। इसके अंडर में कैटेगरी में जो जो कंपनी गिरता है उसको डिवीजन 2 के अंडर में बनाना पड़ेगा। ठीक है? डिवीजन 3 किसके अंडर में बनाना पड़ेगा? इज एप्लीकेबल टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? और डिवीजन 1 इज एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड विद द कंपनीज रूल 2016। दो रूल हो गया ना कंपनीज का, एक 2015, एक 2016। तो 2015 के अंडर में जो गिरेगा वो ये 2006 है। इससे ऊपर वाला 2015 नहीं बोला यहाँ पे, ये देखो 2015। तो 2015 के अंदर में गिर रहा है वो डिवीजन 2 में जाएगा, और 2006 है वो डिवीजन 1 के अंदर जाएगा। ठीक है? अच्छा, हम लोग को चाहिए खाली डिवीजन 2 और डिवीजन 1। ठीक है? डिवीजन 3 नहीं चाहिए हम लोग। डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस बिटवीन कंपनी बैलेंस शीट एंड पार्टनरशिप का बैलेंस शीट। इसमें फॉर्मेट होता है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अंडर में बनाना पड़ेगा। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। फिगर ऑफ 2 ईयर्स, कंपनी का जो बैलेंस शीट होगा उसमें 2 साल का फिगर डालना पड़ेगा, लास्ट ईयर का भी और करेंट ईयर का भी। अगर एसेट है, लास्ट ईयर क्या एसेट था, इस साल क्या एसेट है, सेम वही एसेट। ऊपर नीचे हो सकता है, बेचने से कम हो सकता है, परचेस करेगा तो ज्यादा हो सकता है। ठीक है? इसमें खाली एक ही साल का दिखाएगा।
हेडिंग्स रहता है इसके अंदर, एसेट और लाइबिलिटीज को ग्रुप कर दिया इसमें, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट, वो सब के हेड के अंदर जाएगा, इसमें कोई हेडिंग्स नहीं है, ठीक है। ये ऑडिट करवाना पड़ेगा कंपनी का बैलेंस शीट, इसमें कंपलसरी नहीं है, हो सकता है बट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऑर्डर मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इज डन इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इसमें कोई मार्शलिंग नहीं होगा, मार्शलिंग क्या होगा बताएगा अभी। ये है कंपनी का फॉर्मेट पहले, ठीक है, तुम लोग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 पार्ट वन मतलब बैलेंस शीट, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पार्ट 3 अपना कैश फ्लो, ठीक है ना। फिर नीचे लिखेगा फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, फिर ये लिखना पड़ेगा नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, मतलब डेट आ जाएगा यहाँ पे, किस डेट पे, 5 मार्क का तो आता ही है, देख लो एक बार। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स, करंट ईयर का फिगर यहाँ पे आएगा, करंट ईयर का फिगर्स एट द प्रीवियस ईयर, मान लो कि अभी 2000 क्या चल रहा है, अभी 21-22 चल रहा है ना, 21-22 चल रहा है, मार्च में क्लोजिंग हो जाएगा, मार्च 22 में यहाँ पे आ जाएगा 20-21 का फिगर्स आ जाएगा, सॉरी हाँ 22-23 एक ही बात है, मान लो, ठीक है। ये करंट ईयर का और ये प्रीवियस ईयर का फिगर, ये हो गया ग्रुप इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। हम लोग जो बैलेंस शीट बनाता रहा, यहाँ पे एसेट लिखता रहा और यहाँ पे लाइबिलिटीज लिखता रहा, यहाँ पे हो गया इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर में 1 नंबर में आ गया शेयर होल्डर्स फंड, फिर वो शेयर होल्डर के फंड के अंदर में 3 पार्ट, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये काम का नहीं है बट याद करके रखना, फॉर्मेट में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, ये पार्ट 1, फिर ये पार्ट 2। पार्ट 3 में नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब छोटा टर्म के लिए नहीं, बड़ा बड़ा टर्म के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जो अपना लाइबिलिटीज होता है वो, ये भी सीरियल वाइज लिखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। इसके अंदर में क्या आएगा हम बता देगा तुम लोग। नॉन करंट लाइबिलिटीज खत्म, अब आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज, उसमें एक पार्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में 2 पार्ट हो गया, ट्रेड पेएबल, अच्छा ट्रेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में 2 पार्ट, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू टू माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स हो गया इस केस में, ठीक है ना, कि क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, तो उसमें भी 2 पार्ट कर दिया, एक तो छोटा बिजनेस को कितना देना है, और टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू टू क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस को छोड़ के बाकी जो बड़ा बड़ा है वो उसमें आ जाएगा। 3 नंबर में आ गया अदर करंट लाइबिलिटीज, डी में आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये इतना पार्ट तो अपना लाइबिलिटीज का ही है, ठीक है। आ जाओ एसेट, एसेट में 2 पार्ट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल एसेट, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, सबका बताएगा इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। पहले एक बार ये चीज देखो। ई नंबर में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डिफर्ड टैक्स एसेट, वहां पे डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था, देखो यहाँ पे क्या था, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अब यहाँ पे डिफर्ड टैक्स एसेट आ गया, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करंट एसेट खत्म अपना, ये फिक्स्ड एसेट वाला पार्ट खत्म। अब करंट एसेट, करंट एसेट में क्या क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट। याद कर लेगा, है बोल, याद कर लेगा विकास, बोलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज तो हम लोग को याद ही रहेगा, मेन तो हेडिंग अपना, उसके अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड तो याद रखना ही पड़ेगा,
सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल आता है, आधा की नहीं आता, चाहे सिंगल प्रोप्राइटरशिप हो या अपना पार्टनरशिप हो, सबसे पहले तो हम लोग ऊपर कैपिटल लिखते हैं। बट कंपनी के केस में ना कैपिटल नहीं होता, शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, शेयर कैपिटल लिख लेगा तो शेयर होल्डर्स फंड अपना क्या हो जाएगा, श्री राम मंदिर याद रहेगा। ठीक है, एस से अपना हो गया शेयर कैपिटल, आर से हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, एम से हो गया अपना मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, उसके बाद हो गया एस आर एम, श्री राम मंदिर आ जाएगा। ठीक है, एस से हो गया शेयर कैपिटल, आर से हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, एम से हो गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये लाइन तो याद करना पड़ेगा देखो। ठीक है, पहला लेटर हम तुम लोग को याद करवा देगा, बट वो जो लाइन है वो तुम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी तुम लोग को याद करना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया बट अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया हम लोग। जैसे अपना मार्च ईयर क्लोजिंग आ रहा है, हम लोग शेयर्स इशू कर दिया, इशू करने से एप्लीकेशन पैसा मिल गया, एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है अलॉटमेंट का, कि हम लोग को किसको किसको शेयर देना है वो अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अलॉटमेंट क्यों करना है, क्योंकि मान लो हम लोग 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 20,000 आदमी लोग अप्लाई किया, तो हम लोग 20,000 आदमी को तो शेयर नहीं दे सकते ना, वो तो अपने ऊपर रहता है ना कि हम लोग अलॉटमेंट करते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट याद है, याद है प्रोराटा अलॉटमेंट। 20,000 शेयर्स मिला, 10,000 ही इशू कर रहे हैं, तो हम लोग क्या, जो ज्यादा अप्लाई किया तो वो लोग को कम कर देगा ना, कुछ को रिजेक्ट कर देगा, कुछ को कम दे देगा, वो होता है अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया बट अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया, तो अलॉटमेंट नहीं किया तो वो शेयर कैपिटल में भी नहीं जाएगा एक बार। ठीक है, वो अलग से यहाँ पे दिखाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर उसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, बड़ा बड़ा लाइबिलिटीज, उसमें भी 4 पार्ट। ठीक है, अपना आ जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में अपने को स्टार्ट करना है DOLL से, डी लेकिन सेकंड नंबर से स्टार्ट होगा, 2 3 4 फिर उसके बाद 1। ठीक है ना, तो डी से हो गया डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन और एल से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब उसमें पहला वर्ड हम तुम लोग को क्या लिखा है, देखो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में डॉल लिखा है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, डी स्टार्ट होगा सेकंड नंबर से, डी ओ फिर एल फिर ए नंबर में आ जाएगा एल। ठीक है, एल से पता है अपने को लॉन्ग हो जाएगा, एल से पता है लॉन्ग, ओ से अदर्स। ठीक है, पहले तो बोरोइंग्स, लंबा लंबा बड़ा बड़ा बोरोइंग्स लिया, 10-10 साल तक के लिए बोरोइंग्स कर लिया, वो हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर डी से डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन क्या बनाता है हम लोग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिजर्व, जैसे बनाता है ना, कुछ कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी बनता है अपना, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर करंट लाइबिलिटीज में भी वापस से यही सेकंड नंबर से स्टार्ट करना है, 2 3 4 फिर 1। ठीक है, हम 1 नंबर से यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1 से। ठीक है, तो टी से हो गया ट्रेड पेबल, ओ से अदर करंट लाइबिलिटीज, एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, क्या बोला हम, डॉस टॉस, टी ओ डबल एस, टी ओ एस फिर एस। अच्छा, यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना, तो यहाँ पे हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि वो नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गया और ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो गया, तो यहाँ पे लॉन्ग की जगह हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है बट यहाँ पे डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नहीं आएगा। ठीक है, टी से आएगा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मतलब हो गया क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल्स। ठीक है, बिल्स पेबल ये सब आ जाता है यहाँ पे, और उसमें भी 2 पार्ट हो गया, एक छोटा और एक बड़ा के लिए, अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। फिर हो गया यहाँ पे भी आदर है, यहाँ पे आदर है, तो यहाँ पे भी सी नंबर में आदर है, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में ये लाइन याद रख लेना, पीपी इन चाइना इंडिया एंड नेपाल डोंट लास्ट ऑब्वियसली। पीपी से अपना हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आई से हो गया अपना इंटेंजिबल एसेट, सी से हो गया अपना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आई से हो गया इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट।
फिर एन से अपना नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डी से अपना डिफर्ड टैक्स एसेट, एल से हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किसी को हम लोग दिया है तो, एंड ओ से अपना हो गया अदर नॉन करेंट एसेट। जो ये सब में नहीं किया जाएगा वो लास्ट वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ एसेट में। एसेट में भी दो पार्ट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। बट फिक्स्ड एसेट नहीं बोलता है, नॉन करंट एसेट। अच्छा, करंट एसेट मतलब छोटा मोटा एसेट, वो उसके आगे नन लगा दिया मतलब वो छोटा मोटा एसेट नहीं है, बड़ा एसेट है, ठीक है ना। तो पहले आ गया नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में कैसे याद करेगा, क्या लिखा है हम बताओ तो। नॉन करंट एसेट में पीपीई, पीपीई किट सुना है ना, जो कोरोना टाइम में बहुत डॉक्टर्स लोग पहनता रहा, तो यहाँ पे भी हो गया पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर उसके बाद आई से इंडिया, सी से चाइना, अच्छा आई से इन, सी से चाइना, आई से इंडिया, एन से नेपाल। तीनों नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया चाइना नेपाल, ठीक है ना। तो पीपीई इन चाइना इंडिया नेपाल डोंट लास्ट। चाइना का माल ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है ना इंडिया में, और चाइना का माल इंपोर्ट कहाँ होता है, इंडिया में होता है, नेपाल में होता है, और ज्यादा चलता नहीं है, खराब हो जाता है। वैसे ही चाइना से जो पीपीई किट लेके आया था डॉक्टर्स को लिए, वो ज्यादा चला नहीं, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आई का मतलब हो जाता है इंटेंजिबल, आई में हमेशा इंटेंजिबल रखना, ठीक है ना। पीपीई तो याद रहेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट आई से इंटेंजिबल एसेट, सी से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। फिर आई से वापस इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, मतलब प्रोसेसिंग में है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाएगा नॉन करेंट एसेट। फिर डी से डिफर्ड बोला था, उसमें भी तो यहाँ पे भी डिफर्ड, बट वो था लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे डिफर्ड टैक्स एसेट। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर उसके बाद अदर नॉन करेंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट, करंट एसेट को वापस से याद कर लो। Put my savings in my business, that is I have done a small investment in my business। हम लोग एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये क्या हो गया अपना करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट किस लिए किया है, ताकि हम कुछ सामान खरीद सके बेचने के लिए, तो उसको क्या बोलेगा, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जब बेच देगा तो क्या बन जाएगा, वो डेटर बन जाएगा। डेटर्स को क्या बोलेगा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से हमको पैसा मिल जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब जब मेरे पास पैसा आ गया, तो दोस्त मेरे से क्या मांगा, लोन, तो उसको क्या बोलेगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। फिर उसके बाद जो लोन पे इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, अदर करंट। करंट एसेट में आ जाओ। करंट एसेट में देखो, हम लोग कोई भी बिजनेस में पहले पैसा लगाता है, एक्चुअली उसको बोलता है कैपिटल, बट हम लोग दूसरा का बिजनेस में पैसा लगाता है, तो वो अपना क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। हम लोग इन्वेस्ट करके रखा है दूसरा का पैसा बिजनेस में। तो करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल, हम लोग कैपिटल लगाया। क्यों कैपिटल लगाता, ताकि इन्वेंट्रीज खरीद सके, सामान खरीदेगा ना। बिना पैसा के हम सामान खरीद के ला सकता है क्या, बाकी में कोई देगा ही नहीं तुमको, जाओ। स्टार्टिंग में नया नया बिजनेस खोल रहे तो स्टार्टिंग में तो कैश में ही खरीदना पड़ेगा। तो हम कैपिटल लगाया क्यों, इन्वेंट्रीज खरीदने के लिए। फिर वो इन्वेंट्रीज को बेच दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स हो जाता है। फिर ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिल जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब देखा कि मेरे पास पैसा है, तो दोस्त लोग भी हरामी है, वो लोग आ गया पैसा मांगने के लिए उधार, मांगते हैं दोस्त लोग उधार। तो ठीक है, हम लोग क्या हुआ, उसको थोड़ा सा उधार दे दिया, क्या हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड। बट हम लोग को बोला कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं ना, तो हम ब्याज लेगा, तो ब्याज भी ड्यू हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट भी ड्यू हो गया। वो इंटरेस्ट कहाँ हो गया, अदर करेंट एसेट, याद रहेगा। नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट के बीच में डिफरेंस थोड़ा देख लो। एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करेंट व्हेन इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक एसेट करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है, बट कैसे पता चलेगा कि वो एसेट करंट है कि नॉन करंट है। परमजीत तो ये बोलता कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है तो वो करंट हो गया, ऐसा नहीं है। करंट मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉन करंट मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं, तो मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे बस खाली एक बार नॉन करंट को भूल जाओ, यहाँ पे खाली करंट का बात कर रहा है कि एक एसेट को करंट कब बोला जाएगा, जब ये चार कंडीशंस फॉलो होगा, ठीक है। एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कोई भी एक टू, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड
इन और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब 1 साल। कि कोई भी सामान को हम लोग, या तो हम लोग को मिलना है, किससे मिलना है, डेटर से मिलना है, या हम लोग सेल कर रहा है, सेल कर रहा है तो स्टॉक का बात बोल दिया यहाँ पे। स्टॉक तो हम लोग आज खरीद लिया, तो ये नहीं कि 1 साल बाद बेचेगा। लाया तो हाथों हाथ 1 महीना 2 महीना के अंदर तो बेच ही देगा। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में आ गया ना, 1 साल के अंदर में आ गया। एक ऑपरेटिंग साइकिल मतलब एक ईयर एंड खत्म जब होता है, पूरा साल भर 12 महीना का बात कर रहा है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है ना। या कंजम्पशन, जैसे कोई भी प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह या कुछ भी लूज टूल्स वगैरह लेके आया तो वो सब हम लोग कंजम्पशन कर रहा है। इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। यहाँ पे स्टॉक का बात कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इंटेंडेड फॉर सेल, फिर यहाँ पे क्या है, इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कोई भी करंट एसेट को अगर बेच देगा 1 साल के अंदर तो वो करंट एसेट में आ जाएगा, ठीक है ना। या तो फिर कैश या कैश इक्विवेलेंट हो सकता है। कैश या कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया तुम्हारा या बैंक में पैसा पड़ा हो या कैश में पड़ा हो, ठीक है। ऑल अदर एसेट्स विल बी क्लासिफाइड, ये सब को छोड़ के अगर कुछ भी होता है तो वो नॉन करंट में आता है। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, नॉन करंट और करंट। ए लाइबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज करंट। एक लाइबिलिटी को करंट कब बोला जाएगा, व्हेन इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल। सेटल मतलब सेटलमेंट करना, हम लोग को देना है पैसा। सामान बाकी में खरीद लिया तो उसको पैसा तो देना है। अब ये नहीं है कि 5 साल बाद देगा, तुम 1 लाख रुपए का सामान तो 5 साल बाद देगा, कोई देगा तुमको, नहीं देगा ना। तो वही चीज यहाँ पे बोल दिया कि हम लोग कुछ भी सामान लाइबिलिटी हम लोग लिया बट 1 साल के अंदर उसको पेमेंट करना है, ठीक है। इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। कोई भी सामान हम लोग खरीद रहे हैं बेचने के लिए, लाइबिलिटी के हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। कोई भी लाइबिलिटी हम लोग आज बुक किया है बट उसको हम लोग 1 साल के अंदर, तो हम लोग कोई भी एक लाइबिलिटी है जिसको हम लोग को सेटल करना है 12 मंथ्स के अंदर, चाहे वो बिल्स पेबल हो चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, ठीक है। अच्छा, नो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अलोंग विथ। इतना दिन तो हम लोग बैलेंस शीट में क्या करता रहा, पार्टनरशिप क्या यहाँ पे P&L अकाउंट दे देता रहा, और वो क्या बैलेंस दिखाता रहा, डेबिट बैलेंस दिखाता था। बट कंपनी का बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लॉस है ना तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में चला जाएगा, उसको माइनस में लिख देगा वहां पे, है ना। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में आ जाओ सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल each फॉर each क्लास ऑफ शेयर कैपिटल द नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड, the number of shares issued, subscribed and fully paid and subscribed but not fully paid up, per par value per share for the period of 5 years immediately preceding the date at which the balance sheet is prepared, ठीक है। calls unpaid forfeited shares, ये सारा आएगा यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस में देख लो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्या क्या आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हमने कहाँ से आता रहा बताओ, कुछ याद है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व वो बचा के जो रखता है इसका जो अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड ही नहीं। याद करो हम लोग शेयर्स फॉरफिट किया था तो अपना फायदा हो जाता रहा, फिर लास्ट में जो फायदा हुआ तो हम लोग शेयर कैपिटल कैपिटल रिजर्व में डाल देता रहा, तो वहां से जो फायदा हुआ वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में आ जाएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये तुम लोग का उसमें आएगा, डिबेंचर्स वाला चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम जो लेता रहा हम लोग वो यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी डिबेंचर चैप्टर से आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व, जैसे हम लोग पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता रहा, यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन हो सकता है, कंपनी का एसेट एंड लाइबिलिटीज को ठीक कर सकता है तो उससे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। अदर रिजर्व भी हो सकता है। सरप्लस, सरप्लस ये मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा वहां से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो सरप्लस में आ जाएगा, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ठीक है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये नहीं आता एग्जाम में, बट लिखना तो पड़ेगा हम लोग को ये, ठीक है ना। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शैल बी क्लासिफाइड एज बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स हमेशा देखो, शेयर हम लोग इशू करते हैं वो अपना कैपिटल है, बट डिवेंचर इशू किया तो इसका मतलब लोन लिया है, आएगा तुम लोग आगे चैप्टर में। तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा। डिवेंचर जो इशू करते हैं ना 5 साल 10 साल 20 साल के लिए हम लोग इशू करके रखते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म हो गया ना, 1 साल से ज्यादा के लिए हम लोग लोन लेके रखा है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर पार्टीज, टर्म लोन्स मतलब टाइम के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज मतलब फ्यूचर का पेमेंट लाइबिलिटीज हम लोग का हो सकता है वो। डेपोजिट हो सकता है, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा समझ जाओ इसमें, ठीक है। अपना टैक्सेबल इनकम अलग होता है और अकाउंटिंग इनकम अलग होता है। हम लोग जो बुक्स में अपना इनकम जो दिखाता है, जैसे कंपनी है, कंपनी का जो बुक्स में इनकम आया वो अलग हो सकता है, बट जब रिटर्न लगाने जाए तो अकाउंटिंग टैक्सेबल इनकम अपना अलग हो सकता है, ठीक है। तो एक होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से और दूसरा हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज ये एक्ट अलग ही है और इनकम टैक्स का एक्ट अलग है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को एक दूसरे से मिक्स मत करना, ठीक है ना। अब इनकम टैक्स के अंदर सब चीज आ जाता है, अपना पर्सनल फाइल हम लोग जो अपना इनकम दिखाता है कम से, उसमें कंपनीज भी घुस जाता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स के हिसाब से अपना इनकम कुछ और हो सकता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपना इनकम कुछ और हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है। क्यों डिफरेंस आ सकता है? क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से बोल दिया कि ये पर्टिकुलर एसेट है, इसमें तुम लोग को डेप्रिसिएशन 10% ही लेना है, बट कंपनीज एक्ट में वो चेंज होकर 15% भी हो सकता है। और जब भी हम लोग रिटर्न लगाने जाते हैं ना, तो क्या होता है वहाँ पे हम लोग को स्लैब रहते हैं, 15% स्लैब और 20% स्लैब। हम लोग को बस अमाउंट डालना है कि अपना 15% का आइटम कितना है। मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर इनकम टैक्स के हिसाब से बोल दिया 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन तुम लोग चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 1 लाख का फर्नीचर है, हम लोग 10% चार्ज करेगा तो अपना कितना हुआ, 10,000 रुपये हम लोग खर्चा में ले लिया। कंपनीज एक्ट बोलता है तुम लोग फर्नीचर पे 15% ले सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग का हम लोग बस अमाउंट डालेगा ना तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है, ऑटोमेटिकली 15% के हिसाब से 15,000 रुपये ले लेगा। अब दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफ हम खर्चा में ले रहे हैं 10,000, बट दूसरे एक्ट के हिसाब से मेरा खर्चा में आ रहा है 15,000, तो इनकम भी अलग अलग हो गया, तो टैक्स भी दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? So taxable income and accounting income is not same, it is different from each other. Taxable income is income based on tax laws where the accounting income is determined as per the accounting practices followed in the enterprise. Accounting income is reported by the statement of profit and loss of the enterprise. The current practice has been to make a provision for tax on the taxable income. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 5,000 का डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो अपना टैक्स का लाइबिलिटी भी बन सकता है या हम लोग को टैक्स मिलना भी हो सकता है, रिफंड भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। अगर हम लोग को लाइबिलिटी बन जाता है कि हम लोग को टैक्स देना है, आज भी तो कल जाके देना ही पड़ेगा, तो इसके लिए वो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज मतलब फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटीज हो गया वो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लाइबिलिटीज में देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या होगा, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक या अदर पार्टी। डिमांड मतलब आज का आज बोलते पैसा दो, बैंक बोल सकता है ना, या कोई भी किसी को से भी हम लोग उधारी लिया तो वो लोग आके हाथों हाथ मांग लिया, वो डिमांड होता है, ठीक है। तो वो लोग को हाथों हाथ देना पड़ेगा, मतलब चलो ठीक है 1-2 दिन का टाइम तो हम तुमको करवाता है, तो वो हो गया डिमांड, ठीक है ना। तो बैंक भी मांग सकता है, अदर पार्टी जिससे लिया वो भी मांग सकता है, ये हो गया करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है ना। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज क्या होता है? बार बार रिलेटेड पार्टीज आ रहे, क्या होता है रिलेटेड पार्टी? तुम्हारा कंपनी है, तुम कंपनी बनाया, तुम डायरेक्टर है, तो तुम्हारा रिलेटेड पार्टीज, आज तुम लोन लेने जाएगा तो किसी और से नहीं लेगा, चलो घर वाला से ही लोन ले लेता है, घर वाला रिलेटेड पार्टीज हो गया। डेपोजिट, किसी से भी हम लोग डेपोजिट लिया, डेपोजिट मतलब क्या चीज का डेपोजिट? हम दुकान भाड़ा में दे के रखा, मेरा जमीन है, हम दुकान बना के रखा, हम भाड़ा में दे दिया, तो उससे सिक्योरिटी का डिपॉजिट का पैसा लेगा कि नहीं लेगा?
कल को 1 महीना बाद या 2 महीना बाद वो छोड़ के चला जाएगा, तो हाथ जब छोड़ के जाएगा तो हाथों देना पड़ जाएगा, कोई ठीक नहीं है, वो कभी भी जा सकता है। 1 महीना के 1 साल के अंदर भी जा सकता है, 1 साल के बाद की बात भी जा सकता है वो। तो जो डिपॉजिट हम लोग को मिला वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया अपना, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में आ गया। अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। हम लोग को इंटरेस्ट देना है, हम लोग लोन लेके रखा है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, अब वो देना तो 1 साल के अंदर ही पड़ेगा, तो इसलिए वो अदर करंट लाइबिलिटी वो अदर में आएगा, ठीक है ना। और कोई भी इंटरेस्ट हम लोग को देना है वो चीज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा, देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बस हम लोग खाली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा देखो एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, लैंड 1 लाख रुपए का, बिल्डिंग 2 लाख रुपए का, प्लांट एंड इक्विपमेंट 50,000, फर्नीचर 20,000, व्हीकल 30,000, ऑफिस इक्विपमेंट 50,000, अदर्स में 10,000। टोटल करो कितना होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख और ये 4 लाख, 4,50,000 और 4,60,000 हुआ ना, ये हुआ। अब हम लोग खाली बस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में यहाँ पे लिख देगा 4,60,000 डायरेक्ट, ये सब नहीं लिखेगा। अगर क्वेश्चन में आ गया लैंड इतना है, बिल्डिंग इतना है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो ये सारा ऐड करेगा अलग से, रफ में ऐड कर लेगा, बट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हेड लिखेगा उसी में डायरेक्ट अमाउंट लिख देगा 4,60,000। इसको अलग अलग करके नहीं लिखना, ठीक है ना। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएगा, ब्रांड, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह वो सब, ठीक है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट, रिसिपे, फॉर्मूलाज, मॉडल, डिजाइन, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब आ जाता है, ठीक है। कोई भी इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट में मतलब हम आज एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमको टाइम लगेगा, साल भर लग सकता है सॉफ्टवेयर बनाने में, है तो इंटेंजिबल एसेट सॉफ्टवेयर, आधा हो गया, आधा काम कंप्लीट हो गया, तो वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में है, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब चाहे इन्वेस्टमेंट करो प्रॉपर्टी में या इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, गवर्नमेंट का ट्रस्ट सिक्योरिटीज में, डिबेंचर्स में। अच्छा डिबेंचर्स हम लोग को लोन था, हम लोग अगर डिबेंचर इशू कर रहा है तो हम लोग को पब्लिक से पैसा मिल रहा है तो वो तो अपना लोन, बट हम किसी और कंपनी के डिबेंचर्स भी तो खरीद सकते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया और अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वही डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जैसे डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बताया था वैसे डिफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है अपना, ठीक है। रिफंड का पैसा भी आ सकता है हम लोग को। इन्वेंटरीज में क्या क्या आ सकता है, रॉ मटेरियल आ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस आ सकता है, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल्स मतलब अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, हम मेरा चीनी बनाने का फैक्ट्री है तो हम क्या खरीदेगा, शुगर कैन, शुगर कैन मेरा रॉ मटेरियल्स है क्योंकि वो यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो जो जितना मेरा रॉ मटेरियल्स पड़ा है गोडाउन में या बाहर मेरा फील्ड है तो वहाँ पे पूरा हम लगा के रखा है अपना, तो वो मेरा क्या हो गया, इन्वेंट्रीज में हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है आधा, रास्ता मतलब रास्ता में नहीं है, चल रहा है काम, आधा प्रोग्रेस में खत्म हो गया, 50%, 80%, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है। फिनिश्ड गुड्स, अब वो शुगर केन से हम चीनी बना के हम बैग्स में पैक करके अलग से गोडाउन में रख के रखा है तो उसको बोलेगा फिनिश्ड गुड्स, बन गया, प्रिपेयर्ड हो चुका, मार्केट में जाना बाकी है, तो वो उसको बोलेगा फिनिश्ड गुड, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता, वो हम लोग सामान खरीदता बेचता है, जैसे मोबाइल का दुकान है तो जो खरीदा और जो बेचा तो वो स्टॉक अपने पास जो पड़ा है वो स्टॉक इन ट्रेड आ गया, ठीक है ना। और ये तीनों चीज जो मिला के इसको क्या बोलेगा, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है, ठीक है। नेम द मेजर, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, नेम द मेजर हेडिंग्स। मेजर हेडिंग बताना है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, खाली इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का। 4 क्या मेन हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। एसेट का क्या मेन हेड है, दो टू, नॉन करेंट और करंट, ये मेन हेड है, उसके अंदर में और सब डिवीजन आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। अब ये सब चीज कौन सा हेडिंग्स के अंदर गिरेगा देख लो, ठीक है।
गिव द मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, मेन हेडिंग भी बताना है, सब हेडिंग भी बताना है, ठीक है। अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। हेडिंग अपना क्या हो गया, करेंट लाइबिलिटीज। 3 मेन हेडिंग था ना, एक तो शेयर कैपिटल था, एक नॉन करेंट, एक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट था, थर्ड नंबर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फोर्थ नंबर करेंट लाइबिलिटीज। अब करेंट लाइबिलिटीज में भी 4 हेड था, ये हो गया मेन हेडिंग करेंट लाइबिलिटीज, और उसके अंदर क्या हेड होगा, ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स नॉन करेंट एसेट साइड में आएगा, एसेट साइड में भी 2 पार्ट, करेंट एंड नॉन करेंट। नॉन करेंट में तो आएगा नहीं, करंट में आएगा, आ गया करंट एसेट में। बट हम लोग सन्ड्री डेटर नहीं लिखता, हम लोग उसको क्या लिखेगा, ट्रेड रिसीवेबल में, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम लोग किया है। अब यहाँ पे वर्ड ही आ गया लॉन्ग टर्म, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म तो है नहीं, करंट भी नहीं है, नॉन करंट होना चाहिए, तो ये आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट एसेट में आ जाएगा, समझ गया, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये तो हेड है ही है, अब वो किसका हेड है, ये नॉन करंट एसेट का हेड है, तो ये मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग, ठीक है। जनरल रिजर्व, वर्ड क्या है, रिजर्व, रिजर्व हमको पता है रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, देखो रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया, शेयर कैपिटल में तो डाल नहीं सकता उसको, हाँ। अब वो मेन हेडिंग किसके अंदर में आता है, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, ये मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज जो हम लोग को 1 साल या 2 साल बाद देना है, हाँ। लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, हम बोल दिया 12 महीना से ऊपर देना इसलिए लॉन्ग टर्म हो गया, हम गलत नहीं हो सकता। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अच्छा एक बात बताओ, बाकी ये देना तो क्या उसको 1 साल बाद लटकाएगा, तो ये हमको पता है करंट लाइबिलिटीज के अंदर में आएगा। अब करंट लाइबिलिटीज में भी 4 हेड है, कौन सा, डी ओ नहीं, टी ओ डबल एस वाला, ठीक है। तो ये किस में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो नहीं किया हम लोग, किसी से पैसा उधार में नहीं लिया, क्रेडिटर्स भी नहीं है, प्रोविजन भी नहीं है, तो क्या रह गया, अदर करंट लाइबिलिटीज रह गया, ठीक है। बिल्स पेबल, ये करंट लाइबिलिटीज में आएगा, बट वो ट्रेड पेबल, हम दोनों को क्या बोला था, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इसके अंडर में आ जाता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है। Under what heading the following items will be shown in the balance sheet of the company as per format prescribed under Division 1 of Schedule 3 Companies Act? Work in progress, हम लोग का काम चल रहा है इन्वेंट्रीज में, क्योंकि अभी थोड़ा पहले बताया था ना तुम लोग को, यहाँ पे इन्वेंट्रीज कहाँ गया, इन्वेंट्रीज में तुम लोग को बोला था ना, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होने से अलग है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना हेडिंग में आ जाएगा करंट एसेट और इन्वेंट्रीज में लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, जो स्टॉक जिंदा है, हाँ, क्या क्या होता है लाइव स्टॉक, जो स्टॉक जिंदा है, सिंपल सा बात है, जैसे एलिफेंट, हॉर्स, हैन, पिग्स, वो सब अपना एसेट है ना, गॉट, गाय, वो सब हो गया लाइव स्टॉक, ठीक है ना। तो ये नॉन करंट एसेट है, क्योंकि गाय हम लोग रखता है तो उसको बेचने के लिए तो रखता नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए रखता है, ठीक है, तो नॉन करंट एसेट हो गया, ना ही वो अपना ट्रेड रिसीवेबल है, ना ही अपना इन्वेंट्रीज में आता है, वो सब में नहीं आता है, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, ये अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में आएगा, जो है करंट एसेट के अंडर में। अनक्लेम डिविडेंड, जो डिविडेंड अभी तक हम लोग दिया नहीं है, ठीक है, हम लोग बोल तो दिया कि डिविडेंड कंपनी है, हम बोल दिया तुमको हम क्या आज डिविडेंड दे देगा, बट अभी तक दिया नहीं है, ठीक है।
तो करंट लाइबिलिटीज में आने वाला नेक्स्ट ईयर में जैसे हम लोग डिविडेंड कैसे देता है, हम लोग आज इस साल का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, हम लोग बहुत फायदा कर लिया इस बार। तो कंपनी का मीटिंग होता है, मीटिंग में डिसाइड होता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, और देना है तो कितना परसेंट देना है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो जैसे मीटिंग में डिसाइड हो गया चलो इतना परसेंट डिविडेंड हम लोग दे देगा, तो अब वो मीटिंग खत्म, सब लोग घर जाएगा, सोएगा, फिर उसके बाद काम पे लगेगा, फिर उसके बाद लिस्ट बनाएगा किसको किसको कितना देना है डिविडेंड, कितना शेयर होल्डर्स है, टाइम लगेगा, पर 1-2 महीना या 3 महीना के अंदर पेमेंट हो जाएगा। तो वो करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये क्या हो गया, लॉस हो गया, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। लॉस कहाँ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में आएगा एज नेगेटिव बैलेंस, मतलब प्रॉफिट होता तो प्लस करके लिखता है, ये लॉस है तो नेगेटिव बैलेंस माइनस में आ जाएगा। और ये रिजर्व एंड सरप्लस किस में आता है, शेयर होल्डर्स फंड में। चलो ये देख लेगा तुम लोग, 11 नंबर देख लो एक बार।